Hello students, welcome to Chemistry in Veens. Myself, your chemistry mentor Vikas Lamba. Today onward, we are going to start the second chapter of 12th chemistry, that is solutions. ठीक है, आज जो है हम स्टार्ट करेंगे बेटा सॉल्यूशन. ठीक है, जो कि सेकंड चैप्टर है 12th क्लास केमिस्ट्री का. सर फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है जो सॉलिड स्टेट है बेटा, अगर मैं बात करूं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सीबीएसई हुआ, एचबीएसई एंड एनी अदर स्टेट बोर्ड, तो सॉलिड स्टेट जो है वो इन जनरल कट जाता है. ठीक है, तो मैं रूटीन में जो है सॉल्यूशन चैप्टर को ही पहले कराता हूं. ठीक है, और अगर मैं बात करूं नीट ओरिएंटेशन की, इस सब नीट लेवल में तो सॉलिड स्टेट आता है, तो फिर आप सॉलिड स्टेट क्यों नहीं स्टार्ट करा रहे? तो सॉलिड स्टेट का इश्यू ये है कि वो सड़ू सा चैप्टर है, बोरिंग सा चैप्टर है. ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन को ही स्टार्ट करते हैं. इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की डेफिनेशन की, सॉल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है? ठीक है, सॉल्यूशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हम इसको कुछ यूं डिफाइन करते हैं. क्या? होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के होमोजीनस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं. देखें भाई, इसमें जो है, जो वर्ड हमें अटक रहा है वो है होमोजीनस. ठीक है, मिक्सचर हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, दो चीजों को मिलाया जा रहा है, दो से अधिक चीजों को मिलाया जा रहा है. सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हैं टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट ना करें, उनके होमोजीनस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं. इज इट क्लियर? वर्ड क्या अटका हमें? होमोजीनस वर्ड अटक रहा है भाई. ठीक है, कि होमोजीनस एग्जैक्टली क्या होता है. इज इट क्लियर? तो होमोजीनस का मतलब होता है बीइंग इन सेम फेज, दैट इज सेम फेज. सेम फेज का क्या मतलब हुआ? एग्जांपल लेते हैं भाई. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं मिक्स कर रहा हूं दो सब्सटेंसेस को. एक है हमारे पास आपका फेवरेट 10 नंबरी, दैट इज अल्कोहल प्लस वाटर, जिसमें ये मिलाया जाता है दैट इज वाटर, या फिर जिसको इसमें मिलाया जाता है दैट इज वाटर. हाँ है ना? अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो कैसा होता है? लिक्विड फेज में होता है. वाटर की अगर मैं बात करूं तो कैसी, कौन सी फेज में होता है? लिक्विड फेज में. मतलब दोनों की स्टेट क्या है? सेम है. अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है. हाँ है ना? जब इन दोनों को मैं आपस में मिक्स करूंगा तो दोनों के दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, और दोनों की फेज कैसी होगी भाई? लिक्विड फेज होगी. से यस और नो? तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं. मतलब जो सब्सटेंसेस आपस में घुल रहे हैं, दोनों का फेज क्या होना चाहिए? सेम फेज होना चाहिए. इज इट क्लियर? दोनों का फेज क्या होना चाहिए भाई? सेम फेज होना चाहिए. तो हम उनको क्या बोलेंगे? होमोजीनस मिक्सचर बोलेंगे. और होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे. सर नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल और ले लो. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गैस है दैट इज ऑक्सीजन गैस. इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, एडअप कर रहा हूँ किसके साथ? एक दूसरी गैस है दैट इज नाइट्रोजन गैस. हाँ है ना? और दोनों गैसेस को हमने एक कंटेनर में फिल कर दिया. सही यस और नो? दैट इज ऑक्सीजन भी गैस, नाइट्रोजन भी गैस. हाँ है ना? दोनों के दोनों कौन सी फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है. तो मतलब दोनों का फेज क्या हुआ? सेम फेज हुआ. हाँ है ना? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर. क्या बोलेंगे बेटा? होमोजीनस मिक्सचर. और होमोजीनस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? दैट इज सॉल्यूशन. एक एग्जांपल और ले लो. फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में मेरे पास क्या है? कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मैंने इसके अंदर रखा है. किसमें? एक छोटा सा कंटेनर लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया. हाँ है ना? फिर मैं कहीं गया और कुछ छोटे छोटे पत्थर में उठा लाया. हाँ है ना? कुछ छोटे छोटे कंकड़ में उठा लाया और वो मैंने इसके अंदर डाल दिए. अब कंकड़ कैसे थे? सॉलिड स्टेट में. और वाटर कैसा है? लिक्विड है. दोनों आपस में घुले क्या?
नहीं घुले, दोनों का फेज क्या हुआ, डिफरेंट फेज हुआ। तो क्या हमने कंकड़ को वाटर के साथ मिक्स किया है, हाँ किया है, तो क्या ये मिक्सचर हुआ, हाँ सर ये मिक्सचर तो हुआ। लेकिन क्या दोनों का फेज सेम है, नहीं, एक सॉलिड स्टेट में एक लिक्विड स्टेट में, दोनों का फेज सेम नहीं है, तो ये दोनों क्या हुए, तो ये मिक्सचर जो है ये क्या हुआ, इस मिक्सचर को हम होमोजीनस मिक्सचर ना कह के क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहेंगे। इज इट क्लियर। और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या नहीं होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होता है। इज इट क्लियर। तो सॉल्यूशन को हम कुछ यूं डिफाइन करते हैं, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज नोन एज, सो बेसिकली व्हाट, सॉल्यूशन। ठीक है, दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के होमोजीनस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। वेरी गुड। ओके, अगर मैं सॉल्यूशन के फर्दर सॉल्यूशन के टाइप्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सॉल्यूशन इन जनरल दो टाइप का होता है, एक बाइनरी सॉल्यूशन और दूसरा पॉलिनरी सॉल्यूशन। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा पॉलिनरी सॉल्यूशन। अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन को बनाते वक्त, मतलब हम क्या करेंगे, सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे। अगर हम दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं, दैट इज एक सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस, है ना, दोनों को जब हम आपस में मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं पॉलिनरी सॉल्यूशन की, तो ये फर्दर डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने तीन सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया तो बोलेंगे हम ट्राइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, ट्राइनरी सॉल्यूशन। और अगर हमने चार सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया तो बोलेंगे टेट्रानरी सॉल्यूशन, और ज्यादा को मिक्स किया तो पॉलिनरी सॉल्यूशन। इनफैक्ट दो से अधिक जब हम सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं तो रूटीन में हम उसको पॉलिनरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। और ये जो हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इज इट क्लियर। हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया गया है, जिसमें एक को हम सोल्यूट बोलेंगे, दूसरे को हम सोलवेंट बोलेंगे। अगर मैं बात करूं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की, अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे सिलेबस में हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं, और बाइनरी सॉल्यूशन है तो मतलब दो ही कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट को हम कहते हैं क्या, सोल्यूट, और दूसरे कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, सोलवेंट। इज इट क्लियर। एक कंपोनेंट को हम कहते हैं सोल्यूट, दूसरे कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, सोलवेंट। फॉर एग्जांपल, मैं एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूं, तो मैंने एक कंटेनर लिया और इसमें मैंने बहुत सारा वाटर रखा है भाई। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, बहुत सारे वाटर को डाल दिया है। इज इट क्लियर। ठीक है, दैट इज एक कंपोनेंट। और दूसरे कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसमें 10 ग्राम शुगर ऐड की है। 10 ग्राम शुगर मैंने इसमें ऐड कर दी है, दैट इज डिजोल्व कर दी है। ठीक है, तो 10 ग्राम शुगर इसके अंदर यहीं कहीं डिजोल्व हो जाएगी। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो जो कंपोनेंट कम अमाउंट में होता है, दैट इज इन लेस क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। और जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में होता है, दैट इज इन हायर क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। तो जो कम अमाउंट में होता है वो ज्यादा अमाउंट वाले में घुलता है, बोलो हाँ या ना, मतलब घुलने वाला कौन हुआ, सोल्यूट। और जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो कम अमाउंट वाले को घोलता है, डिजोल्व करता है, हाँ या ना, तो डिजोल्व करने वाला कौन हुआ, सोलवेंट। इज इट क्लियर। तो डिजोल्व होने वाला कौन हुआ, सोल्यूट, और डिजोल्व करने वाला कौन हुआ, सोलवेंट। लेस क्वांटिटी में जो है वो कौन हुआ, सोल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो कौन हुआ, सोलवेंट। से यस और नो। तो हमारे पास सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो कंपोनेंट, एक सोल्यूट एक सोलवेंट, एक घुलने वाला एक घोलने वाला, एक कम क्वांटिटी में एक ज्यादा क्वांटिटी में। से यस और नो। ओके, अब जो है ये जो सोल्यूट है ये सोलवेंट में किस अमाउंट में प्रेजेंट है, बोलो हाँ है ना। ठीक है, क्या अब हमारे पास कुछ अमाउंट में सोलवेंट है, कुछ अमाउंट में सोल्यूट है। सोल्यूट की क्वांटिटी क्या है एज कंपेयर टू सोलवेंट। सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी क्या है एज कंपेयर टू सोलवेंट, ये हम पढ़ते हैं
बाय स्टडिंग कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, मतलब सोल्यूट किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, ठीक है, उस सॉल्यूशन में, और बेसिकली मिलके क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो सोल्यूट की क्वांटिटी क्या है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो इस कंसंट्रेशन की स्टडी के लिए हम बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बेसिकली वेट बाय वेट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी स्टडी के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होता है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि 11th क्लास में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक है। टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसको अभी यहीं फिर से मोल कंसेप्ट को एक बार स्टडी करेंगे। उसके बाद में जब हमें मोल कंसेप्ट प्रॉपर्ली आ जाएगा उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन चैप्टर को अगर मैं कैटेगराइज करूं, 12th क्लास में जो सॉल्यूशन चैप्टर है बेटा, अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो इसमें दो ही पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। एक पार्ट है कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन को सांद्रता बोलते हैं हिंदी में, कंसंट्रेशन टर्म्स, और दूसरा जो पार्ट है सॉल्यूशन में जिस पर से क्वेश्चंस आते हैं वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, फर्दर लेक्चर बाय लेक्चर हम जो है इन चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो बात समझ में आई? एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं इस पूरी की पूरी स्लाइड को, ठीक है। सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को सॉल्यूशन कहते हैं। किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक आपस में रिएक्ट ना करने वाले सब्सटेंसेस के होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनियस की अगर बात हमें कहीं पे अटकी तो होमोजेनियस का मतलब होता है सेम फेज में होना, लाइक अल्कोहल और वाटर को मिक्स किया, दोनों लिक्विड हैं, सेम फेज में सॉल्यूशन बना। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को आपस में मिक्स किया, दोनों के दोनों क्या है, सेम फेज में है, ऑब्वियस सी बात है होमोजेनियस मिक्सचर है, तो ये भी सॉल्यूशन है। अगर मैं पानी में कंकड़ डालूं तो वो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर हुआ, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, तो दोनों का फेज क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो सॉल्यूशन होने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज मस्ट रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, वो है कि सेम फेज में होना। फिर मैं बात करूं सॉल्यूशन के टाइप्स की, तो हमारे जो सिलेबस में है वो है सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन, दैट इज जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पॉलिनरी सॉल्यूशन जिसमें दो से अधिक कंपोनेंट होते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, काट रखा है मैंने। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट एक सोलवेंट। एक कम अमाउंट में जो होगा उसको सोल्यूट बोलेंगे, जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे, सोलवेंट बोलेंगे। जो कम अमाउंट में होगा वो घुलेगा किसमें, ज्यादा अमाउंट वाले में, से यस और नो। तो घुलने वाला कौन होता है, सोल्यूट होता है, घोलने वाला कौन होता है, सोलवेंट होता है, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं कि पूरे के पूरे सॉल्यूशंस में से कहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको टू पार्ट्स में हम कैटेगराइज करते हैं। एक क्वेश्चंस आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स से, दूसरे क्वेश्चंस आते हैं किससे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, ओके। तो मैं इसको अभी रब कर देता हूं, और डस्टर मैं कहीं भूल गया हूं, वन सेकेंड, yes, here it is. तो मैंने अभी बोला कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, और कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बेटा वो है मोल कॉन्सेप्ट की। तो मोल कॉन्सेप्ट जब तक हमें नहीं आएगा हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ ही नहीं सकते। तो मैं एक बार फटाफट से मोल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूं भाई, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इज इट क्लियर? इसको हम बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। इसके बिना केमिस्ट्री का काम नहीं चलता, केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है ये। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है। मान लो, मान क्या लो, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरे पास क्या है, 1 डजन बनाना है भाई। क्या है? 1 डजन बनाना। इसका मतलब क्या होता है? सर कैसा बेतुका क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है 12 बनाना। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 12 केले,
क्या हुआ, 12 केले। ओके, अगर मैं कहूं 1 डजन पेन्स है मेरे पास, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी सेम, दैट इज 12 पेन्स आर देयर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई 1 डजन मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल हुए, सर सेम ही आंसर होएगा। 1 डजन मॉलिक्यूल्स में ऑब्वियस सी बात है 12 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे रे, 12 मॉलिक्यूल्स। इन द सेम वे, इन द सिमिलर फैशन, अगर मैं बात करूं 1 मोल की, तो 1 मोल में अगर मैं बात करूं 1 मोल बनानास, तो 1 मोल बनानास में एक नंबर है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, एक मोल बनाना की अगर मैं बात करूं तो इसमें इस नंबर के इक्वल बनानास होंगे, और वो नंबर क्या है, वो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम अवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, लिख देता हूं, इसको हम अवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं 1 मोल बनानास की, तो इसमें कितने बनाना होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना। से यस और नो। ओके, अगर मैं बात करूं 1 मोल पेन की, किसकी रहे, 1 मोल पेन्स, तो इसमें भी क्या, इसमें भी सेम नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 पेन होंगे, दैट इज अवोगैड्रो नंबर के इक्वल। अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर 1 मोल ऑफ एटम्स या फिर 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, कुछ भी, अगर मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ दिस, इसका मतलब क्या, इसका मतलब अवोगैड्रो नंबर के इक्वल उसका नंबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, इसको एक बार फटाफट से नोट करेंगे, मैं रब कर रहा हूं, फर्दर मैं इसको कुछ यूं एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं प्रॉपरली बात करूं कि 1 मोल, अब हम वापिस से केमिस्ट्री में आ जाते हैं, केले को वहीं पे सब्जी मंडी में छोड़ देते हैं। अगर मैं बात करूं 1 मोल की, ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं और मॉलिक्यूल्स के नंबर की बात करता हूं, तो एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों या फिर नंबर ऑफ एटम्स हों या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों या फिर नंबर ऑफ आयंस हों, ठीक है, अगर एक मोल मॉलिक्यूल कहे, एक मोल मॉलिक्यूल के का नंबर पूछे, एक मोल एटम्स का नंबर पूछे, एक मोल पार्टिकल्स का नंबर पूछे, एक मोल आयंस का नंबर पूछे, सिंपल हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो हाँ या ना। अगर एक मोल में नंबर पूछे तो क्या आएगा, अवोगैड्रोस नंबर के इक्वल, दैट इज Na के इक्वल। यहां तक ही सीमित नहीं है मोल। अगर मैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स का वेट की बात करूं, ठीक है, तो एक मोल में ग्राम मोलिकुलर वेट के इक्वल वेट होगा, ग्राम मोलिकुलर वेट। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वेट अगर हम पूछें, दैट इज ग्राम मोलिकुलर वेट, या फिर अगर हमारे पास एटम्स हैं तो एक मोल होगा ग्राम एटॉमिक वेट के इक्वल। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, मैं एग्जांपल लूंगा। ठीक है, अगर एक मोल मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा, एक मोल एटम्स की बात करूं तो वो उसके ग्राम एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, किसकी, वॉल्यूम की, तो 1 मोल जो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर जो सब्सटेंस होगा उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तीन चीजें हमें देखने को मिली है मोल से रिगार्डिंग, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दैट इज सब्सटेंसेस हम बेसिकली लेके चलेंगे, दैट इज एक नंबर ऑफ सब्सटेंस, एक वेट ऑफ सब्सटेंस और एक वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो 1 मोल की अगर मैं बात करूं तो उसमें नंबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं
मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो एक मोल मॉलिक्यूल्स में उसके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल वेट होगा। अगर मैं कहूं, अगर हमारे पास एटम्स हैं तो एक मोल एटम्स में उसके ग्राम एटॉमिक वेट के इक्वल वेट होगा। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वो 22.4 लीटर होगा। कहाँ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस, दैट इज 1 मोल ऑफ अमोनिया। ये जो ऊपर मैंने कराया है इसी को बेस मान के मैं ये एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा। 1 मोल अमोनिया का क्या मतलब हुआ? 1 मोल अमोनिया का मतलब हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं किसके? अमोनिया के। नंबर की बात करी हमने, किसकी बात करी? नंबर की। 1 मोल अमोनिया का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल अमोनिया में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। बात समझ में आ रही है? अगर मैं 1 मोल अमोनिया की बात करूं तो इसके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल वेट होगा। इसका मतलब क्या? NH3 का, दैट इज अमोनिया का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट प्लस हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट्स को हम जोड़ देंगे। इज इट क्लियर? मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट होता है सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। हाँ है ना भाई? मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? एटॉमिक वेट का सम होगा जिनसे मिलके वो मॉलिक्यूल बना है, ऑब्वियस सी बात है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 17 होता है, अरे सॉरी 14 होता है। और एक हाइड्रोजन का एक, तो 3 का 3, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? दैट इज 17 ग्राम। तो 1 मोल अमोनिया का मतलब क्या हुआ? 17 ग्राम अमोनिया। दैट इज, ये क्या है? ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। बात समझ में आ रही है? 1 मोल अमोनिया का मतलब क्या हुआ? 17 ग्राम अमोनिया। 17 ग्राम क्या है? ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 1 मोल अमोनिया का मतलब है 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। कहाँ पे बेटा? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। इज इट क्लियर? 1 मोल ऑफ अमोनिया का मतलब है कि 22.4 लीटर अमोनिया एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इज इट क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर कोई पूछे कि बताओ भाई 1 मोल ऑफ वाटर को आप कैसे डिफाइन करोगे? 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब है मॉलिक्यूल कितने? पहले हम बात करते हैं नंबर की। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवोगाड्रो नंबर के इक्वल, दैट इज 6.022 into 10⁻23 molecules of water, molecules of water। से यस और नो? अगर मैं ग्राम मोलिकुलर वेट की बात करूं तो 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब है वाटर के ग्राम मोलिकुलर वेट के इक्वल वाटर है ना। तो वाटर का ग्राम मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा? ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉट? हाइड्रोजन का वेट प्लस ऑक्सीजन का वेट। एक हाइड्रोजन का एक, तो दो का दो, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। तो वाटर का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। से यस और नो? अगर कोई पूछे कि 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या? इसका मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर। इज इट क्लियर? 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या? 18 ग्राम ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और कोई आपसे पूछे वॉल्यूम, तो 22.4 लीटर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। बोलो हाँ है ना? अगर कोई आपसे पूछे कि 1 मोल ऑफ वाटर का वॉल्यूम है वो क्या होगा एसटीपी पे? सिंपल सी बात है, 22.4 लीटर होगा। इज इट क्लियर? तो यहां से हम तीन चीजें डिफाइन करते हैं कि मोल का मतलब क्या होता है। 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज मॉलिक्यूल्स, एटम्स, पार्टिकल, आयंस, व्हाटएवर इट इज। वॉल्यूम की बात करूं तो एक मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। किस पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ध्यान रखेंगे एसटीपी को। और 1 मोल में उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के ग्राम मोलिकुलर वेट या फिर ग्राम एटॉमिक वेट के इक्वल क्या होगा? वेट होगा। इज इट क्लियर? तो यहां से आपको मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा आइडिया जो है हो गया होगा। इसको फटाफट से नोट करें, उसके बाद में जो है हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे भाई। रब कर रहा हूं इसको।
इसके कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास हैं जिनको हम करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूले, क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूले जो हैं हम करेंगे भाई। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस का वेट गिवन है तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? देखें, नंबर ऑफ मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट, अगर मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर एटम्स पूछा है तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकलाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछा हो तो गिवन वेट बाय ग्राम मॉलिकुलर वेट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स पूछा हो तो गिवन वेट बाय ग्राम एटॉमिक वेट। इज इट क्लियर? अगर हमारे पास पूछ ले वो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें, तो कैसे निकालोगे? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? एवोगैड्रो नंबर से। हमें पता है क्या 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। सही है और नो? ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो, और उसको हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। बोलो हाँ या ना? और नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने? ऊपर लिखा है गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट। इस फॉर्मूले से निकला है क्या? नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या निकलाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो हाँ या ना? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय ग्राम मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। सही है और नो? अगर वॉल्यूम निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे? अगर वॉल्यूम निकालने के लिए पूछे तो क्या कहोगे? अब वॉल्यूम हमें पता है क्या? 1 मोल, इसमें वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी। बोलो हाँ है ना? कहीं से नंबर ऑफ मोल्स का पता चल जाए तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि 1 मोल में इतना वॉल्यूम होता है, तो x मोल में कितना होगा? 22.4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x मोल से, दैट इज वॉल्यूम निकलाएगा। से यस और नो? अगर हमारे पास कहीं से नंबर ऑफ मोल हमें पता चल जाए तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं किसी सब्सटेंस का। अब मान लो गिवन वेट दे रखा है, ठीक है, ग्राम मोलिकुलर वेट इन जनरल हमें पता होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकलाते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से, तो क्या निकलाएगा? वॉल्यूम निकलाएगा। कहाँ पे? एसटीपी पे। देखें भाई, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 22.4 लीटर से। ठीक है, तो ये क्या निकला है हमारे पास? वॉल्यूम। कहाँ पे? एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। से ये दोनों 3 फॉर्मूले हमारे पास निकल के आए हैं। एक नंबर ऑफ मोल्स कैसे? गिवन वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट या फिर ग्राम एटॉमिक वेट। दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। तीसरा वॉल्यूम निकालेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से। से यस और नो? ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम। इसको नोट करें फटाफट से। आई एम गोइंग टू रब इट राइट नाउ। देखें भाई, क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि 4 ग्राम मीथेन दे रखी है, इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे। क्वेश्चन क्या है मैं लिखवा देता हूं। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन फर्स्ट, इन, लिख लें इसको साथ साथ, 4 ग्राम मीथेन दैट इज CH4। ये क्या होती है? मीथेन होती है भाई, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। 4 ग्राम मीथेन में निकालो क्या? फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
एंड वॉल्यूम of this amount of methane at standard temperature and pressure। क्वेश्चन क्या है, 4 ग्राम मीथेन है, इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम एट एसटीपी। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स की, एक फॉर्मूला अभी अभी कराया मैंने। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट, अगर मोलिक्यूल है तो गिवन वेट बाई ग्राम मोलिकुलर वेट। से यस और नो। गिवन वेट कितना है लिख लेंगे, जो भी गिवन है। गिवन वेट क्या है हमारे पास, 4 ग्राम मीथेन है, 4 ग्राम मीथेन है। मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट हो जाएगा जिन एटम से मिलके बना है वो मोलिक्यूल, उन एटम्स के एटॉमिक वेट्स का सम। से यस और नो। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का 4, तो मीथेन का ग्राम मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। से यस और नो। गिवन वेट है हमारे पास, दे रखा है, ग्राम मोलिकुलर वेट हमने निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, फॉर्मूला लिखें, गिवन वेट बाई ग्राम मोलिकुलर वेट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो गिवन वेट क्या है 4 ग्राम और ग्राम मोलिकुलर वेट क्या है 16 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, इसको इससे काटूंगा, दैट इज 1/4। तो यस और नो, 1/4 दैट इज 0.25 मोल्स। 4 ग्राम मीथेन में कितने मोल होंगे बेटा, 0.25 मोल्स होंगे, 1/4 मोल्स होंगे। हमें पता है कि 16 ग्राम क्या है, ग्राम मोलिकुलर वेट है मीथेन का। 16 ग्राम मीथेन में 1 मोल होता है, तो 4 ग्राम उसका 1/4 है, तो 4 ग्राम मीथेन में 1/4 मोल्स होंगे। बोलो हाँ है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आ गए, 1/4 मोल्स। यस और नो। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला बताया था, गिवन वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू अवोगैड्रो नंबर, या फिर यूं कहें नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें पता हो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगैड्रो नंबर से। अब नंबर ऑफ मोल अभी हमने निकाले हैं कितने, 1/4, और अवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। से यस और नो। इसको हम काट देंगे, ये जाएगा 2 से, दैट इज 2.011। से यस और नो, सॉरी 3.011 इंटू 10⁻23, इसको फिर काटूंगा तो ये नियरली आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। से यस और नो। ओके, अगर हम बात करें किसकी, वॉल्यूम पूछ रखा है एसटीपी पे, वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट, इससे क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से, दैट इज ये एसटीपी पे वॉल्यूम आ जाएगा। गिवन वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकाला है क्या 1/4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से। यस और नो। तो क्या आएगा भाई, 2 से काटेंगे 11.2, और फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, काट लेना यार, 11.2/2 जो है लीटर वॉल्यूम आ जाएगा कहाँ पे, एसटीपी पे। से यस और नो। ठीक है, इसको नोट करें फटाफट से। इज इट नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम, रब कर रहा हूं। उम्मीद है मोल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन लिखें 5.6 लीटर ऑफ ए गैस, एक गैस है जिसका वॉल्यूम गिवन है भाई, 5.6 लीटर ऑफ ए गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हैज मास 8 ग्राम, इसका वेट कितना गिवन है 8 ग्राम्स गिवन है। फाइंड इट्स मॉलिकुलर वेट, फाइंड इट्स ग्राम मोलिकुलर वेट। क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ें,
एक गैस गिवन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जिसका वॉल्यूम 5.6 लीटर है, ठीक है, जिसका वेट क्या है 8 ग्राम है और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा देंगे सॉरी। अगर किसी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम हम निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट और मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर से, यस और नो। अब ये वॉल्यूम जो है इस गैस का ये तो हमें गिवन ही है, इसको रखेंगे फॉर्मूला में क्या 5.6 लीटर गिवन है इज इक्वल टू गिवन वेट कितना 8 ग्राम है, ग्राम मोलिकुलर वेट पूछ रखा है तो ये हम निकाल लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर से, यस और नो। ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, क्या ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस इज गोइंग टू बी 8 डिवाइडेड बाई 5.6 नीचे आ गया इंटू 22.4 से, यस और नो। तो ये जाएगा किससे 4 से, ठीक है 4 और दैट इज 8 इंटू 4 दैट इज 32 ग्राम्स। तो ये जो गैस है इसका ग्राम मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा 32 ग्राम। और कौन सी गैस ऐसी है जिसका 32 ग्राम मोलिकुलर वेट होता है, ऑक्सीजन होती है, O2 डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है 16 + 16 दैट इज 32। इज इट क्लियर? ओके, नोट करें भाई इसको। तो आज जो है हम यहीं पे सम अप करते हैं भाई, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट होप आपको समझ में आया होगा। इस पे कुछ हमने 1-2 क्वेश्चंस देखे, कुछ क्वेश्चंस आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो आप रेफर कर रहे हैं उसमें से क्वेश्चंस उठाइए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। इज इट क्लियर? ओके।